दिखाई दे रहा है सभी को? नहीं सर, नो सर, नहीं दिखाई दे रहा है हाँ सर। यस सर, दिखाई दे रहा है। स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? यस सर। हाँ हाँ। यस तो सर। इसका मैंने आपको एक पीडीएफ भी भेज दिया था जो कल कराया था इसका, जितना भी। सर वो साफ नहीं थी, दिखाई नहीं दे रहा था उसमें, हाँ दिखाई नहीं दे रहा सर कुछ भी। बच्चे पीडीएफ देखना, पीडीएफ फोटो मत देखना, बाद में मैंने पीडीएफ भेजा था उसमें साफ दिखाई देगा। ओके सर। ओके ओके सर। तो इसका लेक्चर भी बना लिया है, वो मैं आज अपलोड कर दूंगा, तो उसको भी देख लेना। जो कल लेक्चर हुआ था ना, रिकॉर्ड किया, यस सर। वो अपलोड कर दूंगा, तो देख लेना। ओके तो ओके सर। मैंने किया था प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम। तो स्टीम सबसे पहले जो आपका सर टीडी क्लास आज भी सर, टीडी क्लास है, किसकी? टीडी क्लास है सर आज। हाँ टीडी की क्लास लेगी, ये टीडी क्लास, टीडी का ही क्लास है बच्चे। ओके ओके सोम का मैंने वीडियो लेक्चर बनाए हुए हैं खुद के, वो मैं आपको डेली को डेली सर्कुलेट करूंगा, उसको देखते रहना। ओके तो हमारा यूनिट 6 चल रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम। लास्ट लेक्चर में जो हुआ था, स्टीम का फॉर्मेशन कैसे होता है, ओके, और टीएस डायग्राम हुआ था आपका। तो स्टीम जो है आपका बेसिकली आपका 3 टाइप का होता है, ड्राई स्टीम और वेट स्टीम, एंड आपका थर्ड टाइप का होता है सुपरहीटेड स्टीम। ओके तो स्टीम का फॉर्मेशन कैसे होता है, जो आपको फेज डायग्राम मैंने पढ़ाया था, सॉलिड से लेके आप गैसेज स्टेट में आपके कैसे जाता है स्टीम। ओके तो सॉलिड में आइस होता है, लिक्विड स्टेट में वाटर होता है, और गैसेज स्टेट में होता है आपका स्टीम। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था स्टीम का फॉर्मेशन कैसे होता है। जैसे आपका जो सपोज कीजिए आपका -10 डिग्री सेल्सियस पर जो आपका स्टीम है उसको आप हीट सप्लाई करते हो। ओके जब आप हीट सप्लाई करते हो तो आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है आइस का, पॉइंट ए टू पॉइंट बी, कहाँ तक? 0 डिग्री सेल्सियस तक आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ओके और जैसे ही वो 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है, उसके बाद क्या होता है, अगर फर्दर आप हीट सप्लाई करोगे 0 डिग्री सेल्सियस पहुंचने के बाद, उसके आगे अगर आप हीट सप्लाई करोगे तो आपका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन आपका आइस जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके तो आइस धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट होगा, और बी से स्टार्ट होगा और सी तक जो जितना भी आइस है वो सारा का सारा पॉइंट सी तक आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस दौरान जो आप हीट सप्लाई करते हो उसको कहते हो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और इस प्रोसेस को आप बोलते हो फ्यूजन। ओके नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि जब आप पॉइंट सी के बाद फर्दर जब लिक्विड में कन्वर्ट होगी सारी की सारी आइस, और लिक्विड जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही है, उसके बाद जब आप फर्दर हीट सप्लाई करोगे तो जब फर्दर हीट सप्लाई करोगे तो आपका वाटर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है। कहाँ से? 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक वाटर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है। जैसे ही वो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है, पॉइंट डी के ऊपर पहुंचता है, तो वहां पर क्या होता है, आपका लिक्विड सैचुरेटेड स्टेट में पहुंच जाता है। सैचुरेटेड स्टेट में उसके बाद आपका लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके पॉइंट डी के बाद आपका लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, और पॉइंट ई तक आपका कंप्लीट लिक्विड जो है वो सारा का सारा लिक्विड पॉइंट ई तक वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो पॉइंट डी से ई जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं वेपराइजेशन, और पॉइंट डी से ई जो आपने हीट सप्लाई किया है उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके ठीक है। और फर्दर जब आप पॉइंट ई के बाद जो आपका वेपर में कन्वर्ट हो गया है, ड्राई वेपर जिसको हम बोलते हैं, पॉइंट ई पर जो भी आपका वेपर है वो उसको हम ड्राई वेपर बोलेंगे। उसके बाद अगर फर्दर आप हीट सप्लाई करते हो तो वो सैचुरेटेड वो आपका सुपरहीटेड स्टेट में पहुंच जाता है वेपर। ओके पॉइंट ई के बाद जितना भी रीजन है वो आपका सुपरहीटेड रीजन में होता है। ठीक है तो इस तरीके से आपका फॉर्मेशन होता है। ठीक है सेंसिबल हीट है, सेंसिबल हीट आपकी वो हीट होती है जो आपके वाटर के टेम्परेचर को फ्रीजिंग टेम्परेचर से लेके बॉइलिंग टेम्परेचर तक ले जाने के लिए जितनी हीट आप सप्लाई करते हो उसको हम बोलते हैं सेंसिबल हीट। ओके फर्दर इसके बाद हमने स्टडी किया था टीएस डायग्राम। ओके टीएस डायग्राम टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम जो वाटर का है, टेम्परेचर डायग्राम में क्या होता है, कैसे बनता है, आपको यहाँ पे सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है जो टीएस डायग्राम है। ओके टीएस डायग्राम
में आपका कांस्टेंट प्रेशर लाइन होती है P1 P2 P3 P4, ओके, इन सबको मिला के आपका डायग्राम बनता है OCV, ओके, OCV जो आपका है ये डायग्राम है। सो O से C जो है आपका, O से C है ये है आपका सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, और C से V है वो सैचुरेटेड वेपर लाइन। सैचुरेटेड लिक्विड लाइन आपकी वो लाइन होती है जो आपका लिक्विड स्टेट को वेट स्टेट से, लिक्विड रीजन को वेट रीजन से सेपरेट करता है, और जहां पर आपका जो लिक्विड है वो सैचुरेटेड स्टेट में है, मतलब उस पॉइंट के बाद आपका लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और सैचुरेटेड वेपर लाइन आपकी वो लाइन है जहां पर आपका लिक्विड जो है वो कंप्लीटली वेपर में कन्वर्ट हो चुका है, और उस पॉइंट के बाद आपका जो स्टेट है वो वेपर स्टेट रहेगी, ओके। इसमें एक था क्रिटिकल पॉइंट, पॉइंट सी। क्रिटिकल पॉइंट आपका वो पॉइंट होता है जहां पर आपका जो लिक्विड है वो कंप्लीटली एकदम से डायरेक्ट लिक्विड जो है वो सीधा वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें वेट रीजन नहीं होता, ओके, जिसमें आपका वेट रीजन नहीं होता। जैसे आप पॉइंट सी पे जो प्रेशर होगा, क्रिटिकल प्रेशर पर अगर आप टेम्परेचर हीट सप्लाई करना स्टार्ट करोगे तो आपका जो लिक्विड है वो डायरेक्टली सारा का सारा एकदम से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। सो जो वाटर के लिए है क्रिटिकल टेम्परेचर इज 647.3 केल्विन और प्रेशर है 221.3 बार, ओके। तो कल हमने ये किया था। उसके बाद सेंसिबल हीट क्या होती है, लेटेंट हीट क्या होता है स्टीम का, ओके। जो आपका टीएस डायग्राम जो आपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू बनाया है वो कैसे बनाया है, ओके। इसके बाद हमने स्टडी किया था ड्राइनेस फ्रैक्शन। ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या करता है आपका क्वालिटी। सर कुछ बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं सर। अच्छा, ड्राइनेस फ्रैक्शन किया था। ड्राइनेस फ्रैक्शन में क्या करता है आपका क्वालिटी ऑफ स्टीम बताता है, मतलब स्टीम में जितना भी आपका वेपर है वो कितना वेपर आपका ड्राई है और कितना वाटर के पार्टिकल सस्पेंडेड है उसके अंदर, स्टीम के अंदर, ओके, कितने वाटर पार्टिकल्स है और कितना आपका ड्राई वेपर है, तो वो आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन बताता है। जितना ज्यादा ड्राइनेस फ्रैक्शन होगा क्वालिटी ऑफ स्टीम उतनी ही अच्छी होगी आपकी। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन आप निकालते हो वेट रीजन में, जो बीच का जो रीजन होता है ग्राफ में वो वेट रीजन होता है, उसमें आप ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालते हो, क्योंकि वेट रीजन में आपके दोनों स्टेट होते हैं, लिक्विड भी स्टेट होता है और वेपर भी स्टेट होता है। तो हमने कंसिडर किया था अगर mg इज मास ऑफ ड्राई स्टीम एंड mf इज द मास ऑफ वाटर वेपर सस्पेंडेड इन द स्टीम, ओके, तो उस केस में तो टोटल मास होगा वेट स्टीम का, दैट इज mf प्लस mg, और ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होगा आपका मास ऑफ ड्राई वेपर डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ स्टीम। इससे आप ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालते हो। सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पर क्योंकि मास ऑफ वेपर जीरो होता है, वहां पर कंप्लीटली लिक्विड होता है, तो ड्राइनेस फ्रैक्शन आपका होता है जीरो, ओके, ये ड्राइनेस फ्रैक्शन आपका जीरो है। लेकिन जो सैचुरेटेड वेपर लाइन है, सैचुरेटेड वेपर लाइन पर mf जो है वो आपका जीरो है और ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना होता है आपका 1, याद रखना। नेक्स्ट ड्राइनेस फ्रैक्शन के बिल्कुल उल्टा रिवर्स जो होता है वो है वेटनेस फ्रैक्शन, उसमें हम मास ऑफ वाटर वेपर निकालते हैं, वाटर पार्टिकल्स निकालते हैं, तो उसमें बिल्कुल उल्टा होता है। ड्राइनेस जो वेटनेस फ्रैक्शन है वो 1 माइनस एक्स के बराबर होता है, जहां पर एक्स आपका वेटनेस और ड्राइनेस फ्रैक्शन है, ओके। तो कल हमने इतना किया था, ठीक है। आज हम करेंगे जब तक क्वालिटी ऑफ स्टीम आप फाइंड आउट करते हो तो उसमें आपके जो जो क्वालिटी ऑफ स्टीम आप फाइंड आउट करते हो तो कैलोरीमीटर यूज किया जाते हैं, ओके। कैलोरीमीटर आपके सेपरेटिंग कैलोरीमीटर है, थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर है और थ्रोटलिंग एंड सेपरेटिंग कैलोरीमीटर, ये 3 टाइप के आपके कैलोरीमीटर हैं, वो आज हम स्टडी करेंगे। ओके, आज आपका डेट हो गया है 4/01/2022, यूनिट 6 प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम। ओके, थर्मोडायनेमिक। ओके, तो आज हम स्टडी करेंगे मेजरमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ स्टीम।
ओके, पहले भी मैंने बताया क्वालिटी ऑफ स्टीम फाइंड आउट करने के लिए आप ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालते हो, तो आज हम यहाँ पे ड्राइनेस फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे वो स्टडी करते हैं। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो टाइप के कैलोरीमीटर होते हैं। जो फर्स्ट कैलोरीमीटर है वो है आपका सेपरेटिंग कैलोरीमीटर। ओके, मेजरमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो फाइंड ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम x इक्वल्स टू mg डिवाइड बाय mf प्लस mg। ओके, तो फर्स्ट जो है आपका कैलोरीमीटर उसको हम बोलते हैं सेपरेटिंग कैलोरीमीटर। ओके, पहला है आपका सेपरेटिंग कैलोरीमीटर। तो सेपरेटिंग कैलोरीमीटर का आपको कंस्ट्रक्शन और वर्किंग दोनों आना चाहिए। ओके, तो कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के लिए मैं आपको डायग्राम समझा देता हूं। सबसे पहले डायग्राम बना के और उसको समझा देता हूं आपको कि आप डायग्राम कैसे बनाओगे और उसको कैसे स्टडी करोगे। सेपरेटिंग कैलोरीमीटर में दो चैम्बर होते हैं आपके, एक तो इनर चैम्बर होता है, एक आउटर चैम्बर होता है। ओके, ओके, ये आपका इनर चैम्बर है, ठीक है, और ये सॉरी ये आपका आउटर चैम्बर है। ये आपका इनर चैम्बर है, ओके, और आपका एक स्केल अटैच होता है यहाँ पर, ये आपका एक स्केल है। 0 1 2 3 4 जो वाटर लेवल बताता है आपको। ओके, इसके साथ थोड़ा सा ठीक बना देते हैं इसको। ये कंट्रोल वॉल्व है, ओके, और यहाँ से फर्दर आपका स्टीम सप्लाई होता है और यहाँ पर इस चैम्बर में आपका आ जाता है। ओके, तो ये आपका डायग्राम है।
ठीक है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ सारी चीजें। ये आपका इनर चैम्बर होता है, ओके, दिस वन इज योर आउटर चैम्बर। ये है आपका मेन स्टीम पाइप, जहां से आपका स्टीम आएगा, ओके। और ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा परफोरेटेड होता है, परफोरेटेड मतलब स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं इसमें, ओके। ये यहाँ पर स्मॉल होल्स होते हैं, परफोरेटेड चैम्बर, ओके। तो क्या होता है, ये आपका मेन स्टीम पाइप है। मेन स्टीम पाइप से आपकी स्टीम एंटर करती है इधर इसके अंदर, और ये सर वीडियो ऑन चल रहा। क्या हुआ, क्या हुआ बच्चे? वीडियो ऑन चल रहा सर। हाँ, अभी दो ही दिखा सर, इनर चैम्बर और आउटर चैम्बर। आउटर चैम्बर और इनर चैम्बर दिखाया है यस सर। अभी। कंप्लीट हो गया डायग्राम, बताओ मेरे को। तीनों है सर, अब मैंने स्ट्रीम पाइप हो गया, मेन स्टीम पाइप आ गया, यस सर। हाँ आ गए थे, हाँ। ओके। तो क्या होगा, जो मेन स्टीम पाइप है यहाँ से क्या होगा, जो आपने स्टीम बनाई है इस पाइप से आती है, तो इस पाइप से आपका स्टीम क्या होगा, आपका स्टीम एंटर करेगा इसके अंदर। और ये जो है कंट्रोल वॉल्व, ओके, ये कंट्रोल वॉल्व है, स्टीम की फ्लो को कंट्रोल करता है, ओके। इसको ओपन कर दोगे तो स्टीम आगे फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, क्लोज कर दोगे तो स्टीम फ्लो नहीं होगा, ओके। तो आप क्या करोगे, इसको आप ओपन कर दोगे कंट्रोल वॉल्व को, तो यहाँ से स्टीम आएगा आपका, ओके, स्टीम आएगा। और यहाँ पर ये जो चेम्बर है, ये इसको बैफल प्लेट बोलते हैं हम। ये जो है ना यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं बैफल प्लेट, बैफल प्लेट। क्या होगा, स्टीम जब यहां पर आएगा तो इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा, बैफल प्लेट के ऊपर। वेट स्टीम है, ओके। तो इसमें कुछ आपके होल्स भी होते हैं, बैफल प्लेट जिसको हम बोलते हैं, छलनी टाइप का होता है एक तरीके से। तो यहाँ पे स्टीम आएगा तो इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा। जो वाटर वेपर होंगे, क्योंकि जो आपका स्टीम है उसकी डेंसिटी कम होती है और वाटर पार्टिकल्स की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो स्टीम क्या होगा, यहां से स्ट्राइक करके वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ओके। लेकिन जो वाटर पार्टिकल्स है वो यहीं पर ही रह जाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो वाटर पार्टिकल्स यहां पर रह गए हैं, ओके, वो इस इनर चैम्बर के अंदर आ जाएंगे, ओके। और स्टीम क्या होगा, यहां से रिफ्लेक्ट होके वापस आपका यहां पर आ जाएगा, नीचे नीचे की तरफ, ओके। और फर्दर फिर यहां से इस वाले कंट्रोल वॉल्व से इसको हम ओपन कर देंगे और स्टीम आपका नीचे यहां पर कंडेंस हो जाएगा इस चैम्बर के अंदर, ओके। तो ये आपका कंट्रोल वॉल्व है, इसको हम कूलिंग चैम्बर भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर आपका स्टीम कंडेंस होके वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। तो ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस होता है। अब इसको सेपरेट कैसे किया है, यहां से क्या होगा, स्टीम जो है अलग होगी और वाटर जो आपका इनर चैम्बर में आ गया। स्टीम आपका आउटर चैम्बर में रहेगा और वाटर इनर चैम्बर में आ जाएगा। तो जितने वाटर पार्टिकल्स होंगे उसकी वजह से क्या होगा, जो वाटर का लेवल है यहाँ पर इसके अंदर, वाटर का लेवल जो मैंने आपको लेवल इंडिकेटर बताया है, ये जो है वाटर लेवल इंडिकेटर, ओके। तो यहां से क्या होगा, वाटर लेवल इंडिकेटर का यहां से आपका जो वाटर का लेवल पता चला है, कितने अमाउंट ऑफ वाटर पार्टिकल यहां पर आए हैं। और सेम इस केस में होगा, जब आपका स्टीम यहां पर कंडेंस होगा, इसके अंदर कूलिंग चैम्बर के अंदर स्टीम कंडेंस होगा, तो कितना मास आपका इसका इंक्रीज हुआ है, मतलब जितना एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ स्टीम इसके अंदर आया है उतना ही मास इसके अंदर आपका इंक्रीज हुआ है। तो यहां से आपको पता चल जाता है कि जो मास है, तो टोटल स्टीम का मास तो आपने यहां से कैलकुलेट कर दिया, जब आप
मेन स्टीम से आओगे, ये तो पता है आपको। आपको बेसिकली क्या फाइंड आउट करना था, mg मास ऑफ स्टीम, ओके, और mf मास ऑफ वाटर पार्टिकल सस्पेंडेड इन द स्टीम। स्टीम के अंदर जो वाटर पार्टिकल है उसका मास। तो आपको ये फाइंड आउट करना था। तो यहां से जो वो आपका जो ये वाटर लेवल इंडिकेटर है, दिस वन वाटर लेवल इंडिकेटर, ये तो आपको दिखा देगा कितना मास ऑफ वाटर जो mf है, कितना mf आपका स्टीम के अंदर था। और नीचे जो आपका कूलिंग चैम्बर है, कूलिंग चैम्बर से आपको पता चल जाएगा, कूलिंग चैम्बर से आपको पता चलेगा कि स्टीम का मास कितना था। ओके, तो क्योंकि लेवल चेंज होगा तो यहां से आपके पास दोनों आ जाएगा। जब आप इन दोनों को कैलकुलेट कर लोगे तो आपके पास ड्राइनेस फ्रैक्शन आ जाएगा, x इक्वल्स टू mg में mf प्लस mg। ओके, तो ये आपका है सेपरेटिंग कैलोरीमीटर का वर्किंग कंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर। ओके, तो इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, जो सेपरेटिंग कैलोरीमीटर है वो आपका यूज होता है जो सेपरेटिंग कैलोरीमीटर है वो आपका यूज होता है फॉर वेरी वेट स्टीम। ओके, वेरी वेट स्टीम, जब आप उसमें वाटर पार्टिकल ज्यादा होंगे। ओके, तो ये चीज याद रखना, दिस इट इज यूज्ड फॉर very wet steam and it gives approximate value of accurate value नहीं देता, ये आपका देता है approximate value of dryness fraction। ओके, approximate value क्यों देता है, क्योंकि जब आपका स्टीम यहां पे स्ट्राइक करता है, ओके, स्टीम जब आपका यहां पर स्ट्राइक करता है यहां पर जो आपका बैफल प्लेट है इसके ऊपर जब स्टीम स्ट्राइक करेगा तो स्टीम इस पे स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट होता है, उसके साथ साथ कुछ वाटर पार्टिकल भी रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो मास ऑफ स्टीम है mg, उसके कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत आपका एरर आता है। ओके, जिसकी वजह से जो आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन है वो अप्रोक्सीमेट होता है, एक्यूरेट नहीं होता। ओके, तो यह सेपरेटिंग कैलोरीमीटर। सेपरेटिंग इसलिए है क्योंकि ये आपका जो आपका वाटर वेपर है, जो आपके वाटर पार्टिकल्स है और जो स्टीम है, उन दोनों को आपस से सेपरेट करता है, इसलिए हम इसको सेपरेटिंग कैलोरीमीटर कहते हैं। ओके, ठीक है, क्लियर है सेपरेटिंग कैलोरीमीटर? हाँ जी बच्चों, यस सर। क्लियर है? यस सर। कैलोरीमीटर वर्क कैसे करता है? यस सर। ओके, इसके बाद सेकंड टाइप का, ये तो हो गया सेपरेटिंग कैलोरीमीटर जो आपका यूज होता है वेरी वेट स्टीम के लिए। सेकंड टाइप का है थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर। सेकंड टाइप का कैलोरीमीटर है जो स्टीम का मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है, उसको हम बोलते हैं थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर। ओके, थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर भी आपका यूज होता है टू कैलकुलेट द ड्राइनेस फ्रैक्शन और क्वालिटी ऑफ स्टीम। ये भी आपका यूज होता है टू कैलकुलेट क्वालिटी ऑफ स्टीम, टू कैलकुलेट ड्राइनेस फ्रैक्शन। ओके, थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर में आपका एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं थ्रोटलिंग।
आवाज नहीं आ रही सर। अभी आ रही है आवाज? सर स्क्रीन रुक गई। हाँ यस सर। ये क्लियर है? स्क्रीन यस सर। स्क्रीन रुकी हुई है सर। हाँ स्क्रीन आ गया है, दिख रहा है स्क्रीन? स्क्रीन रुकी है सर, ये पीछे वाला दिखा रहा है। पीछे वाला? हाँ सर, पीछे वाला दिख रहा सर ये। अभी सेपरेटिंग कैलोरीमीटर दिख रहा सर अभी तक तो। अभी थ्रोटलिंग आ जाएगा थोड़ी देर में, नेट स्लो चलता है तो उसमें दिक्कत। अभी आ गया बच्चे? हेलो आ गई सर। स्क्रीन आ गई? माइक ऑफ कर लेना है। आ गई सर। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका है थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर। थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर क्या होता है बेसिकली बच्चे? एक प्रोसेस होता है आपका थ्रोटलिंग। थ्रोटलिंग क्या है आपका? हाईली रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये याद रखना, हाईली रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, और थ्रोटलिंग प्रोसेस आपका होता है जब किसी भी आप फ्लूइड को ओरिफिस के अंदर, ओरिफिस से पास कराते हो। ओके, जो आपकी गैस है स्टीम पासेस, क्लास ले, स्टीम पासेस थ्रू ओरिफिस। ओरिफिस क्या होता है बच्चे? एक वेरी स्मॉल आपका होल होता है। ओके, बहुत छोटा हो जिसका डायमीटर बहुत कम हो। ओके, तो उसके अंदर से क्या होता है, हमारा जो स्टीम है, स्टीम आ रहा है, उसके अंदर से आपको स्टीम को पास कराना होता है। ओके, या फिर ऐसे भी कह सकते हो, एक छोटा सा होल है, यहां पर आपका स्टीम है और इससे जब आपका स्टीम पास होता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? थ्रोटलिंग प्रोसेस। ठीक है, थ्रोटलिंग प्रोसेस में क्या है, जो एंथैल्पी है बिफोर एंड आफ्टर इक्वल होता है। जो एंथैल्पी है बिफोर एंड आफ्टर इक्वल होता है, और आपका जो प्रेशर है वो आपका रिड्यूस होता है। ओके, तो ये याद रखना, थ्रोटलिंग प्रोसेस में आपका एंथैल्पी बिफोर एंड आफ्टर इक्वल होता है। ठीक है, और हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ओके, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है। थ्रोटलिंग प्रोसेस जब भी आप करते हो तो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है और ये हाईली इरिवर्सिबल होता है। तो इसी प्रोसेस से आपका जो कैलोरीमीटर ड्राइव हुआ है उसको हम बोलते हैं थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर, क्योंकि जो स्टीम जो पास होती है वो थ्रोटल वॉल्व से, या फिर आप इसको बोलते हैं ना ओरिफिस, ये ओरिफिस एक ओरिफिस से पास की जाती है। ठीक है, अब इसका डायग्राम मैं आपको बता देता हूँ, डायग्राम से वो थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ये है आपका मेन स्टीम पाइप। मेन स्टीम पाइप को आपको एक परफोरेटेड ट्यूब से अटैच कर दिया है और इस ट्यूब के यहां पर आपने लगा दिया है थ्रोटलिंग वॉल्व। ये है आपका थ्रोटलिंग वॉल्व, नॉर्मल वॉल्व नहीं है, थ्रोटलिंग वॉल्व है। ओके, और ये आपका है मेन स्टीम पाइप जहां से आपका स्टीम आएगा। ठीक है, जब इस थ्रोटिंग वॉल्व से आपका स्टीम निकलेगा तो जो उसकी वेलोसिटी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ओके, और प्रेशर इसमें रिड्यूस होगा। ठीक है, तो
थ्रोटलिंग वॉल से आपका स्टीम निकलते हुए आपका आता है चैम्बर में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका स्टीम आएगा, चैम्बर में आपका स्टीम आएगा, ओके, ठीक है। तो आपका स्टीम क्या हुआ, और मेन स्टीम पाइप से निकला, उसके बाद थ्रोटल वॉल से निकलेगा। जैसे ही थ्रोटलिंग वॉल से निकलेगा तो स्टीम जो है वो सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो मेन स्टीम है, वेट स्टीम जो आ रही है आफ्टर थ्रोटलिंग, आफ्टर थ्रोटलिंग प्रोसेस, steam gets converted into superheated steam. सुपरहीटेड स्टीम, ओके। सुपरहीटेड स्टीम मीन्स टेम्परेचर इसका बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, ओके। तो सुपरहीटेड स्टीम होगी, सुपरहीटेड स्टीम को क्या करोगे आप, जैसे यहाँ पे जाएगा तो सुपरहीटेड स्टीम के पार्टिकल यहाँ से स्टीम वापस रिफ्लेक्ट हो गए और इस चैम्बर में वापस आउटर चैम्बर में आ जाएगा। सेम यहाँ से आपका स्टीम रिफ्लेक्ट होगा, ओके। जब स्टीम आपका इस चैम्बर के अंदर फिल हो जाएगा तो यहाँ पर एक मैनोमीटर ऐड होगा आपका, एट द राइट हैंड साइड पर एक यू ट्यूब मैनोमीटर। यू ट्यूब मैनोमीटर आपका मैनोमीटर है जो आपका मेजर करता है प्रेशर डिफरेंस, ओके। प्रेशर डिफरेंस के लिए आपके पास एक यू ट्यूब मैनोमीटर होगा, ठीक है। इसके अंदर जो आपका फ्लूइड है ये फ्लूइड है। इनिशियली तो क्या होता है, ये इक्वल लेवल पे होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो ये फ्लूइड मैनोमेट्रिक फ्लूइड, ये है आपका मैनोमेट्रिक फ्लूइड। जनरली जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है वो होता है आपका मर्क्यूरी, ओके। इनिशियली तो ये लेवल इक्वल होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपका स्टीम सुपरहीटेड आता है और इस चैम्बर के अंदर आपका स्टीम आता है तो इसका जो लेवल है वो लेवल में डिफरेंस आ जाता है, ओके। तो क्योंकि स्टीम का प्रेशर इंक्रीज होता है तो वो प्रेशर डिफरेंस आपका मैनोमेट्रिक ट्यूब से आप मेजर करते हो। तो मैनोमेट्रिक लिक्विड एक साइड से आपका डाउन जाता है, दूसरे साइड से आपका अप जाता है, ओके। तो ये जो डिफरेंस है ये आपका स्टीम का प्रेशर दिखाएगा। ये प्रेशर डिफरेंस जो आ रहा है H मैनोमेट्रिक फ्लूइड में स्टीम का डिफरेंस दिखाएगा। ऊपर मिलेगा मैकेनिकल ऑफिस में, ओके। तो ये आ गया प्रेशर डिफरेंस H, इतना इसका प्रेशर इंक्रीज हुआ है, ओके। फर्दर क्या होगा स्टीम, फिर फर्दर यहां से आपका नीचे एक कंडेंसिंग कंट्रोल वाल्व है और ये आपका कंडेंस चैम्बर है। फर्दर जब आपका सुपरहीटेड स्टीम यहां से निकलकर वापस आपका कंडेंसर चैम्बर में कंडेंस हो जाएगा, ओके। ये आपका प्रोसेस है थ्रोटलिंग का, थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर। थ्रोटलिंग के थ्रू क्या होता है, आपका स्टीम सुपर हीट में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। और उसका प्रेशर आप यहाँ पे मेजर करते हो। अब आता है ये तो वर्किंग हो गया। अब वर्किंग है, इसका आप ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालोगे कैसे, ठीक है। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालने के लिए आपका जो प्रेशर, इनिशियली तो प्रेशर P1 था, लेकिन जब आपका स्टीम सुपरहीट हो गया तो उसका प्रेशर P2 हो गया, ओके। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालने के लिए जो आप फॉर्मूला यूज करते हो इसके लिए, दैट इज X इक्वल्स टू H G2 प्लस CPS T सुपरहीट माइनस T सैचुरेशन
माइनस HF1 डिवाइड बाय HFG1। ओके, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो H माइनस HF1 डिवाइड बाय HFG1। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला है जिससे आप ड्राइनेस फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हो, जहां पर आपका P1 तो है इनिशियल प्रेशर। ओके, P1 क्या है आपका इनिशियल प्रेशर। इनिशियल प्रेशर मीन्स जो आपका स्टीम यहां पर था, यहां पर जो प्रेशर था दैट इज योर P1। ओके, और P2 क्या है फाइनल प्रेशर। फाइनल प्रेशर, फाइनल प्रेशर जो आपने मैनोमीटर में, जो आपने यहां पर मैनोमीटर में जो मेजर किया है दैट इज योर फाइनल प्रेशर। एंड HF1 enthalpy of water at initial pressure, प्रेशर जो आपका वाटर था, एंड HFG1 enthalpy of vaporization at initial pressure। ओके, कल वाली मील okay, and CPS is the specific heat of superheated steam। Okay, and T superheated is temperature of steam, and T saturation is temperature of saturated steam। ओके, ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है ड्राइनेस फ्रैक्शन फाइंड आउट करने का। क्लियर है बच्चों? यस सर। ठीक है, तो कैलोरीमीटर का आपका Yes, sir. कंस्ट्रक्शन और ड्राइनेस फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपको लिखनी होती है जब भी आपका एक कैलोरीमीटर हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, दोनों में से एक और है आपका कंबाइंड सेपरेटिंग एंड थ्रोटलिंग, तो थर्ड टाइप का है। सेपरेटिंग एंड थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर। कितने मार्क्स का आता सर ये क्वेश्चन? ये 10 मार्क्स का आता है बच्चे। ओके, तो सेपरेटिंग आपको करा दिया, थ्रोटलिंग भी मैंने आपको करा दिया। थर्ड टाइप का है, एक दोनों का कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन मींस पहले आपका सेपरेटिंग के थ्रू जाता है, सेकंड आपका जो जाता है आपका सेकंड जब आपका फ्लूइड जाता है वो जाता है थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर में। इसका डायग्राम मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ से ये आपका मेन स्ट्रीम है, मेन स्ट्रीम से आपके पास कंट्रोल वॉल्व। ओके, कंट्रोल वॉल्व से आपका स्टीम जाता है इनर चैम्बर। इनर चैम्बर खोलो उसी।
ओके, ये आपका आउटर चैम्बर, ये सेपरेटिंग वाला मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और यहाँ पर आपका वाटर स्टोरेज होता है, ओके। और ठीक है, ये वाटर लेवल इंडिकेटर हो गया, ओके। तो और नीचे आपका कंडेंसर है, कंडेंसिंग टैंक है, जहाँ पर आपका स्टीम कंडेंस होता है। सेपरेटिंग सेपरेटिंग एंड थ्रोटलिंग कैलोरीमेटर क्या होता है, ये आपका मेन स्टीम है। मेन स्टीम से आपका स्टीम है वो फ्लो होता है और कहाँ पर आता है आपका इनर चैम्बर पे। इनर चैम्बर पर ये आपका बैफल है, बैफल प्लेट से क्या होगा, यहाँ से स्ट्राइक करके स्टीम जो है, ओके, वो तो आपका वापस चला जाएगा, लेकिन जो वाटर पार्टिकल है वो आपके इनर चैम्बर के अंदर आ जाएंगे, ओके। और यहाँ से क्या होगा, जो आपका वाटर का लेवल है उसको आप मेजर करोगे। लेकिन जो ये स्टीम है, अब क्या होगा, ये स्टीम फर्दर स्टीम आपका थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर में जाएगा, ओके। थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर में जब जाएगा तो ये है आपका थ्रोटलिंग वॉल्व, ओके। ये है आपका थ्रोटलिंग वॉल्व। थ्रोटलिंग वॉल्व से ओके, थ्रोटलिंग वॉल्व से क्या होगा, आपका स्टीम जो है अब आपका थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर में जाएगा, ओके। थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर, यहाँ पर आपका मैनोमीटर लगा होता है, 25-30 तो है, ओके। ये आपका है मैनोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर, ठीक है। तो स्टीम जो यहाँ से आई है वो थ्रोटलिंग वाल्व से होते हुए उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, सुपरहीटेड स्टीम बन जाएगी। और जो आप यहाँ पर आपका एक थर्मोमीटर होता है जो इनर चैम्बर है, इनर चैम्बर के अंदर आपका एक थर्मोमीटर भी लगा होता है जो आपका टेम्परेचर मेजर करता है, ओके। ये है थर्मोमीटर, ओके। ये थर्मोमीटर है, ये आपका सुपरहीटेड स्टीम का टेम्परेचर मेजर करता है। जो पीछे मैंने आपको कैलोरीमीटर कराया था, यहाँ पर जो है ये इनर चैम्बर के अंदर जो सुपरहीटेड स्टीम है, यहाँ पे एक थर्मोमीटर भी आपका लगा होता है जो आपका जो स्टीम है उसका टेम्परेचर मेजर करता है, ओके। तो यहाँ से जो आपकी स्टीम आती है, ये स्टीम सुपरहीटेड स्टीम होगी। अब यहाँ पर ये सुपरहीटेड हो गया, सुपरहीटेड स्टीम, ओके। यहाँ पर आएगी और यहाँ से स्टीम आपका यहाँ से निकलेगी वापस इस चैम्बर में, सॉरी इस तरफ नहीं होगा, ऐसे आएगा, ओके। और फर्दर वापस यहाँ पे कंडेंसर में, कंडेंसिंग टैंक में ये कंडेंस हो जाएगा, ओके। तो ये कंबाइंड सेपरेटिंग एंड कैलोरीमीटर है, ठीक है। तो इस केस में जो आप ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालते हो x1 एंड x2, क्योंकि सेपरेटिंग से आपका जो ड्राइनेस फ्रैक्शन आएगा दैट इज योर, यहाँ से जो आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन आएगा वो होगा x1 और यहाँ से जो आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन आएगा वो होगा x2। तो टोटल ड्राइनेस फ्रैक्शन होगा ओके, x1 तो आप ये x1 तो आप कैलकुलेट कर लोगे यहाँ से, जो मास ऑफ ड्राइनेस है और mf प्लस mg,
ओके, और x2 आपको मेजर करना होगा h2 माइनस hf डिवाइड बाय hfg, जो पीछे मैंने दोनों के फॉर्मूले आपको कराए थे। ओके, ठीक है। उसके बाद जो फाइनल जो आएगा इन दोनों का ड्राइनेस फ्रैक्शन x, दैट इज mg डिवाइड बाय mf प्लस mg इंटू में h2 माइनस hf डिवाइड बाय hfg। तो ये आपका फाइनल जो फॉर्मूला है जिससे हम ड्राइनेस फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं, तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? यस सर। समझ में आ गया बच्चों? सर ये 3 टाइप के आपके Yes, कैलकुलेटर sir. है जो आपके यूज किए जाते हैं, ओके, ड्राइनेस फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए। तो ये आपका एक टाइप का कैलोरीमीटर आपका 10 नंबर में पूछा जाता है। इन तीनों में से कोई सा भी एक आपका पूछा जाएगा। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, तो उसमें आपको डायग्राम बनाना है, कंस्ट्रक्शन बतानी है, वर्किंग बताना है, और ड्राइनेस फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करने हैं, जो उसके फॉर्मूले हैं वो आपको बताना है। ठीक है? यस सर। अटेंडेंस, जी सर। अटेंडेंस ले गया?